नमस्कार। जब भी भारत की आज़ादी की लड़ाई की बात होती है तो हमारे दिमाग में बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी रणनीतियां आती हैं। पर क्या हो अगर हम कहें कि भारत के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक की शुरुआत किसी बड़ी योजना से नहीं, बल्कि एक अकेले जिद्दी किसान की वजह से हुई थी। जी हाँ, ये कहानी उसी किसान की है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे एक साधारण सा दिखने वाला इंसान एक पूरे राष्ट्रीय आंदोलन की चिंगारी बन गया। चलिए जानते हैं चंपारण के संघर्ष की ये अनसुनी कहानी। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, राजकुमार शुक्ल। चंपारण के एक गरीब किसान लेकिन इरादे फौलादी थे। साल था 1916। वो गांधी जी को ढूंढते ढूंढते लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन पहुंच गए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। वो गांधी जी के पीछे पीछे उनके आश्रम तक गए और हफ्तों तक, आप सोच सकते हैं, हफ्तों तक वहीं डेरा डाले रहे, बस एक ही रट लगाए हुए, प्लीज एक तारीख दे दीजिए। तो ये पूरा मामला था क्या? आखिर अन्याय क्या हो रहा था? इसे कहते थे 3 कठिया सिस्टम। अब सोचिए, किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो अपनी सबसे उपजाऊ जमीन के 15% हिस्से पर नील उगाएं और फिर पूरी की पूरी फसल अंग्रेज जमींदारों को किराए के तौर पर दे दें। मतलब मेहनत किसान की, जमीन किसान की और फायदा सिर्फ जमींदार का। ये तो सरासर शोषण था। और फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। जर्मनी ने बना लिया सिंथेटिक नील, मतलब सस्ता और आसानी से मिलने वाला। रातों रात भारतीय नील की कोई कीमत ही नहीं रही। अब अंग्रेज जमींदारों ने देखा कि उनका तो धंधा चौपट हो गया, तो उन्होंने एक नई चाल चली। उन्होंने किसानों से कहा, ठीक है, हम तुम्हें इस 15% वाले समझौते से आज़ाद कर देंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमें मुआवजा देना होगा। और ये पैसा वसूलने के लिए उन्होंने गुंडों तक का सहारा लिया। जब गांधी जी चंपारण पहुंचे तो उन्होंने कोई भाषणबाजी नहीं की, कोई हंगामा नहीं किया। उनका पहला कदम था सच्चाई का पता लगाना। और वो रुके कहाँ? एक सरकारी स्कूल के टीचर प्रोफेसर मलकानी के घर। जरा सोचिए, उस जमाने में जब अंग्रेजों का खौफ था, एक सरकारी मुलाजिम का गांधी जी जैसे विद्रोही को अपने घर में पनाह देना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए थी इसके लिए। गांधी जी जब वहां के वकीलों से मिले तो उन्हें ये देखकर बड़ा गुस्सा आया कि वो बेचारे अनपढ़ किसानों से केस लड़ने की इतनी मोटी मोटी फीस वसूल रहे थे। उन्हें फौरन एक बात समझ में आ गई, असली लड़ाई कोर्ट में नहीं है। असली लड़ाई तो किसानों के दिलों में बैठे उस जबरदस्त डर से है, अंग्रेजों का डर, जमींदारों का डर। उन्होंने कहा, इनके लिए असली राहत डर से आज़ादी है। लेकिन सच का रास्ता आसान कहाँ था? गांधी जी को हर तरफ से दरवाजे बंद मिले। ब्रिटिश जमींदार संघ के सेक्रेटरी ने तो ये कहकर बात करने से ही मना कर दिया कि तुम बाहरी आदमी हो। कमिश्नर ने तो और आगे बढ़कर गांधी जी को धमकाया और तुरंत जिला छोड़ने का हुक्म सुना दिया। पर गांधी जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने मोतीहारी में अपना हेडक्वार्टर बनाया और अपनी जांच शुरू कर दी। गांधी जी को खबर मिली कि पास के गांव में एक किसान के साथ बहुत बुरा सुलूक हुआ है। वो उससे मिलने के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में ही पुलिस सुपरिंटेंडेंट के एक आदमी ने उन्हें रोक लिया और उनके हाथ में थमा दिया एक सरकारी नोटिस। साफ साफ लिखा था, तुरंत चंपारण छोड़ दो। अब देखिए गांधी जी ने क्या किया। उन्होंने नोटिस की रसीद पर साइन तो कर दिए, लेकिन उसी रसीद पर यह भी लिख दिया कि वो इस आदेश को नहीं मानेंगे। ये सीधी सीधी सविनय अवज्ञा की शुरुआत थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? उन्हें अदालत में हाजिर होने का समन मिल गया। अगली सुबह मोतीहारी की अदालत के बाहर जो नज़ारा था, वो अंग्रेजों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हजारों हजारों किसान अदालत को घेरे खड़े थे। उन्हें गांधी जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, बस इतना सुना था कि कोई महात्मा उनकी मदद करने आया है और अब वो मुसीबत में है। ये पहली बार था जब चंपारण के किसानों ने दिखाया कि उनका डर अब टूट रहा है। अदालत के अंदर गांधी जी ने कोई माफी नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने एक शानदार तर्क दिया। उन्होंने जज से कहा, मैं 2 कर्तव्यों के टकराव में फंसा हूं। एक तरफ एक कानून का पालन करने वाले नागरिक के तौर पर मैं आपका आदेश तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन दूसरी तरफ एक इंसान होने के नाते मैं उन लोगों को नहीं छोड़ सकता जिनकी सेवा करने में यहां आया हूं। उन्होंने साफ कर दिया कि ये कानून का अपमान नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज का सम्मान है। और इसका असर देखिए, सरकार हिल गई। हजारों किसानों की भीड़ और गांधी जी के तर्क के आगे वो घबरा गए। नतीजा ये हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद केस वापस लेने का ऑर्डर दे दिया। ये आधुनिक भारत में सविनय अवज्ञा की पहली शानदार जीत थी। बिना एक भी लाठी चलाए, बिना किसी हिंसा के, गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया था।
ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद एक सरकारी जांच आयोग बना। अब गांधी जी और वकीलों की पूरी टीम ने मिलकर 10,000 से भी ज्यादा किसानों के बयान दर्ज किए। सबूतों का ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया कि जमींदारों के पास अपनी गलती मानने के सिवा कोई चारा ही नहीं बचा। अब बारी आई मुआवजे की। जमींदारों को लगा कि गांधी जी 100% रिफंड मांगेंगे और बात लंबी खींचेगी, लेकिन गांधी जी ने सिर्फ 50% की मांग रखी। जमींदारों ने सोचा, चलो एक चाल चलते हैं। उन्होंने कहा, हम तो सिर्फ 25% ही दे पाएंगे। उन्हें पक्का यकीन था कि गांधी जी इस मामूली रकम के लिए कभी नहीं मानेंगे। लेकिन यही गांधी जी ने वो किया जिसकी बिल्कुल किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने जमींदारों के 25% के ऑफर को फौरन मान लिया। जमींदार हैरान, उनकी सारी की सारी चाल धरी की धरी रह गई। और यही गांधी जी की जीनियस सोच दिखती है। उन्होंने बाद में समझाया कि 25% या 50% पैसों की रकम उतनी जरूरी नहीं थी। जरूरी ये था कि इतिहास में पहली बार जमींदारों को झुकना पड़ा था। उन्हें ना सिर्फ पैसा लौटाना पड़ा, बल्कि अपनी झूठी शान, अपनी इज्जत का एक हिस्सा भी लौटाना पड़ा। किसानों के लिए ये जीत पैसों से कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये उनके आत्मसम्मान की जीत थी। लेकिन गांधी जी का मिशन यहीं खत्म नहीं हुआ। उनके लिए ये राजनीतिक या आर्थिक जीत तो बस एक पड़ाव था। असली मंजिल तो और बड़ी थी। उन्होंने चंपारण में सदियों से जमी हुई सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन की जड़ों पर काम करना शुरू किया। और वो सिर्फ बातें नहीं करते थे, काम करते थे। उनकी पत्नी कस्तूरबा और कई सारे वॉलंटियर साथ आए। उन्होंने 6 गांव में प्राइमरी स्कूल खोले, लोगों को पर्सनल हाइजीन और साफ सफाई के नियम सिखाए। एक डॉक्टर का इंतजाम किया जो 6 महीने तक मुफ्त सेवा देने के लिए तैयार हो गया। मतलब एक पूरी सामाजिक क्रांति की नींव रखी जा रही थी। और उनका तरीका देखिए कितना प्रैक्टिकल था। बीमार लोगों के इलाज के लिए सिर्फ 3 दवाएं रखी गईं। पेट की कोई भी दिक्कत हो तो अरंडी का तेल, मलेरिया जैसा बुखार हो तो कुनैन, और त्वचा पर कोई फोड़ा फुंसी हो तो सल्फर का मरहम। बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम। चंपारण की ये पूरी कहानी गांधी जी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट थी। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक वो तो अभी बाकी था। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज नाम के एक अंग्रेज थे। वो गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक और पक्के समर्थक थे। वहां के वकीलों ने सोचा कि भाई अगर एक अंग्रेज हमारी तरफ से लड़ेगा तो हमारा केस और मजबूत हो जाएगा। तो उन्होंने एंड्रयूज से रुकने की गुजारिश की। इस पर गांधी जी ने जो जवाब दिया वही चंपारण आंदोलन का असली सार है। उन्होंने वकीलों को लगभग डांटते हुए कहा, आप लोग सोचते हैं कि इस गैर बराबरी की लड़ाई में अगर एक अंग्रेज हमारे साथ होगा तो मदद मिलेगी। ये आपके दिल की कमजोरी दिखाता है। जब आपका मकसद सच्चा और न्यायपूर्ण है तो ये लड़ाई जीतने के लिए आपको किसी और के सहारे की नहीं, बल्कि खुद पर भरोसे की जरूरत है। ये बहुत बड़ा सवाल है ना, कि जब कोई मकसद सच्चा हो तो उसे किसी सहारे की जरूरत क्यों नहीं होती। चंपारण ने यही सिखाया कि सच्ची आज़ादी और सच्ची ताकत किसी बाहरी मदद में नहीं, बल्कि अपने अंदर के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता में होती है।